जब से रमन श्रीवास्तव बिहार विद्युत बोर्ड से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, अपने होम टाउन आरा में सेटल हो गए हैं। कल तक अधीनस्थ कर्मचारी और ठेकेदार आगे पीछे जी हजूरी करते थे। सबको यह इंतजार रहता कि कब साहब हमको भी सेवा का मौका देंगे। वह रुतबा अब अतीत के पन्नों में समा गया। और रोज की भांति शाम को टहल कर आकर पार्क में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बने बेंच पर बैठे थे। तभी सामने से एक आदमी मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। रमन जी की दूर की नज़र वैसे भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने कॉलेज के ज़माने के करीबी दोस्त को नहीं पहचान पाए। नज़दीक आते ही विमल कुमार ने कहा, क्या बे रमनू, क्या हाल है? रमनू सुनते ही रमन जी की दुविधा दूर हो गई। उनका वही पुराना दोस्त विमल है, जिसने साथ में मिलकर बहुत मस्तीखोरी की है। लगभग 3 दशक बाद दोनों की फेस टू फेस मुलाकात हो रही थी। दोनों दोस्त तो मिलकर अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। बीच में कभी कभी वर्तमान का भी कोई पन्ना उघर जाता। विमल पीडब्ल्यूडी से चीफ इंजीनियर के पोस्ट से रिटायर हुआ है। वो यहाँ अपने बेटी से मिलने आया है। उसका दामाद ही आजकल आरा का एसडीएम है और बेटी वकील है। विमल ने पूछा, तुम भी तो रिटायर हो गए हो ना? किस पोस्ट से रिटायर हुए तुम? मैं तो रिजर्वेशन के बदौलत चीफ इंजीनियर की कुर्सी तक पहुंच गया। क्या कहूं यार, मैं तो बड़ी मुश्किल से सुपरिटेंडेंट के पोस्ट तक पहुंच पाया। आखिर फॉरवर्ड कास्ट का जो ठहरा। फिर विमल ने अपनी कोट की जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और बोला, ले, फिर साथ में कस लगाते हैं अपना वाला विल्स नेवी कट। रमन ने साफ मना कर दिया और बोला, मुझे सिगरेट छोड़े लगभग 15 साल से ऊपर हो गया। अब चौंकने की बारी विमल की थी। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया? असंभव, यह चमत्कार कैसे हो गया? मुझे भी तो सिगरेट पीना तो तुमने ही सिखाया था। बहुत खास वजह रही होगी तुम्हारे सिगरेट छोड़ने का। मुझे बताओ वो क्या है जिसने तुमसे सिगरेट छुड़वा दिया? रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहना प्रारंभ किया, यह उस समय की बात है जब मैं विक्रमगंज में सहायक इंजीनियर के रूप में पोस्टेड था। वहाँ पर मेरी मुलाकात हकीम नूर हसन से हुई। वो बहुत ही काबिल हकीम थे। वो खाली पेट किसी भी मरीज को देखते थे। हाथ में नब्ज पकड़ते ही आपके पूरे शरीर का डायग्नोसिस कर देते थे। तुम तो जानते हो, स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे कब्ज की शिकायत थी। मेरे एक ठेकेदार ने उनसे मिलने का सलाह दिया, लेकिन साथ में यह हिदायत दिया कि पहली बार उनके पास आप खाली पेट जाना। उनके यहाँ जाते समय मैंने विजय स्वीट्स में 2 जलेबी और मलाई खा लिया, यह सोचकर कि उनको क्या पता चलेगा। लेकिन उन्होंने नब्ज पकड़ते ही कहा कि आप अगले हफ्ते आना, क्योंकि आप खाकर आए हो। मैंने बहाना किया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इस पर नाराज होते हुए उन्होंने कहा, मेरे अनुभव को आप चैलेंज मत करो। आपने थोड़ी देर पहले जलेबी खाया है। मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया और स्वीकार किया कि यह सोचकर खा लिया था कि 2 पीस जलेबी खाने से आपको क्या पता चलेगा। अगले हफ्ते नियत समय पर मैं खाली पेट गया। उसके बाद उन्होंने जो हकीमी दवा मुझे दिया, मेरा कायाकल्प हो गया। मैं उनका भक्त हो गया। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और नेक नियत के इंसान थे। वक्त के साथ हम लोगों में आत्मीयता काफ़ी बढ़ गई। वो हर बात में कहते,
अजमेर वाले बाबा की मर्जी। वो जब भी फुर्सत में होते अजमेर शरीफ के दरगाह और बाबा के चमत्कार की कहानियां सुनाते। उनकी बातों से प्रभावित होकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अजमेर शरीफ में अपनी हाजिरी लगाऊं। मैं उनसे बार बार कहता, चलिए अजमेर से हो आते हैं, लेकिन उनका एक ही जवाब होता, जब बुलावा आएगा तो जरूर चलेंगे। अब मैं उनसे सिर्फ यही पूछता, बुलावा आया क्या? और वो इनकार में सिर हिलाकर मना कर देते। एक रोज मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि हकीम साहब मेरे घर आ गए। मेरे से कहा, रमन जी चलो बुलावा आ गया है। मैंने पूछा, कब चलना है? हकीम जी ने कहा, बस अभी चलो, 10:30 बजे की ट्रेन है। मुझे उन पर इतना भरोसा था कि मैंने आगे कुछ नहीं पूछा और चपरासी के हाथों लीव एप्लीकेशन भेजकर हकीम साहब के साथ चल दिया। टिकट भी मिल गया और सीट भी मिल गया। रास्ते में मैंने पूछा, हकीम जी बुलावा कैसे आया आपको? उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, एक सज्जन के पास मेरा इलाज का पैसा बाकी था। मैं भूल चुका था क्योंकि बीच में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। उनके बच्चे अब अच्छा कमाते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा जब उनका सामान सहेज रहा था तो उसमें एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि उनको मुझे 3,000 देना बाकी है। उनका बेटा कल वो पैसा लाकर मुझे दे गया। मैं नहीं ले रहा था तो उसने कहा कि यदि आप नहीं लेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मजबूरन मैंने पैसा ले लिया और रात को सोते समय मैंने अजमेर वाले बाबा से कहा कि आप ही बताओ इस पैसे का क्या करूं। उन्होंने मुझे सपने में कहा कि मेरे से मिलने आ जाओ, बस मैं जा रहा हूं। हम लोगों ने वहां पहुंचकर सजदा किया। दरगाह से बाहर निकलते ही मुझे सिगरेट की तलब हुई, लेकिन उसके आजू बाजू में मुझे सिगरेट का कोई दुकान नहीं दिख रहा था। पैदल चलते हुए हकीम जी थोड़ा आगे निकल गए और मेरे आंखें सिगरेट तलाश रही थी। तभी एक आदमी मेरे पास आकर बोला, सिगरेट लेंगे क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस आदमी ने मेरी पसंद वाली ब्रांड विल्स मेरी तरफ बढ़ाया और लाइटर से जला भी दिया। अब मैं कस लेते आगे बढ़ने लगा। इतने में हकीम साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे हाथ में सुलगता सिगरेट देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आपको इस एरिया में सिगरेट कहाँ से मिला? मैंने सारी बात उनको बता दिया। एक अनजान आदमी ने रास्ते में दिया। हकीम साहब ने कहा, आपने मांगा भी तो सिगरेट मांगा। आज आप जो मांगते आपको मिल जाता। आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया। आप उनके बुलावे से आए थे, वो आपकी हर चाहत को पूरा करते, लेकिन आपने केवल सिगरेट की चाह रखी। उस दिन से मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं कब बुलावा आए और मैं सिगरेट में ही उलझा रह जाऊं। अब तो हकीम साहब भी खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन उनका बनवाया हुआ नूरानी मस्जिद उनकी शख्सियत को बयां करती है। ऐसी रूहानी एहसास नसीब वालों को भी नसीब से नसीब होता है। जब हैसियत से ज़्यादा मिले तो नसीब, जब आपकी ज़रूरत भर मिले तो खुशनसीब, और जिसकी ज़रूरत कभी पूरी ना हो वो बदनसीब। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।